नमस्कार। आज के सत्र भारतीय भाषा परिवार इंडियन लैंग्वेजेस एज अ सिविलाइजेशनल कंटिन्यूम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हमारे बीच हमारे अतिथि पधार चुके हैं, तो मैं अनुरोध करूंगी कि वे मंच पे आएं और अपना स्थान ग्रहण करें। हमारे आज के अतिथि, आज के चेयरपर्सन प्रोफेसर नरेंद्र कुमार तनेजा, नेशनल सेक्रेटरी विद्या भारती उच्च शिक्षा संस्थान से। ज़ोरदार तालियों से हमारे आज के अतिथिगण का स्वागत करें। हमारे आज के पहले वक्ता प्रोफेसर आर.सी. शर्मा, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से। हमारे आज के दूसरे वक्ता डॉक्टर कृष्ण कुमार पांडे, केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा से। हम इस सत्र का आरंभ ऋग्वेद की वाणी से करते हैं। हम साथ चलें, हम साथ मिलकर संवाद करें, हमारे मन एक हों। यह पंक्ति आज के विषय की सार्थकता और मूल भाव को अत्यंत सुंदर ढंग से अभिव्यक्त करती है। यही भारतीय भाषा परिवार की आत्मा है। भारतीय भाषाएं केवल समूह, शब्दों का समूह नहीं, बल्कि हमारी सभ्यता का जीवित धारा है, जो विचार, संवेदना, ज्ञान और अनुभव को पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ा रही है। आनो भद्रा कृतवी यंतु विश्वतः, अर्थात हमारे पास समस्त दिशाओं से मंगलमय एवं कल्याणकारी विचार आते रहें। इसी मंगल कामना के साथ आज के इस गरिमा में बौद्धिक रूप से समृद्ध सत्र में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है, और मैं आपसे अनुरोध करूंगी एक बार जोरदार तालियों से फिर से स्वागत कर दें हमारे मंचासीन अतिथियों का। तो आइए इस अकादमिक विमर्श को औपचारिक आरंभ से पूर्व हमारे माननीय एवं विशिष्ट अतिथियों का आदरपूर्ण स्वागत करते हैं। हमारे सत्राध्यक्ष प्रोफेसर नरेंद्र कुमार तनेजा आपके दूरदर्शी नेतृत्व उच्च शिक्षा के क्षेत्र में ज्ञान परंपरा को नई ऊंचाइयों तक ले जा रहा है तथा राष्ट्र की बौद्धिक चेतना को सुदृढ़ कर रहा है। आपके स्वागत हेतु मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी डॉक्टर सुमित कुमार गुप्ता, सेंट विल्फ्रेड कॉलेज से, कि मंच पे आएं और सर को स्मृति चिन्ह प्रदान करें। माफ़ी चाहूँगी, मैं मंच पे बुलाना चाहूँगी प्रोफेसर A.K. तिवारी जी को। तालियां बजती रहें। प्रोफेसर नरेंद्र कुमार तनेजा, नेशनल सेक्रेटरी विद्या भारती उच्च शिक्षा संस्थान, फॉर्मर वाइस चांसलर चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ, वहीं के संघ संचालक भी रहे हैं, और जोरदार तालियों से एक बार फिर से स्वागत करें सर का। हमारे विशिष्ट वक्ता प्रोफेसर आर.सी. शर्मा, आपका गहन विद्वता और शोध साधना ने भारतीय भाषाई परंपराओं के विमर्श को न केवल समृद्ध किया है, बल्कि उसे एक व्यापक वैचारिक आयाम की भी प्रदान किया है। सर के स्वागत हेतु मैं मंच पे आमंत्रित करना चाहूँगी मैडम डॉक्टर दीपिका विजयवर्गीय जी को। प्रोफेसर रमेश चंद्र शर्मा एक प्रतिष्ठित मनोवैज्ञानिक एवं भाषा वैज्ञानिक एवं शिक्षाविद हैं, जिनके पास शिक्षण एवं अनुसंधान का 46 वर्ष से अधिक अनुभव है, जिसमें भारत एवं विदेश के प्रमुख विश्वविद्यालयों में 25 वर्षों से अधिक समय तक प्रोफेसर के रूप में सेवा शामिल है। वे द्रविड़ भाषा वैज्ञानिक संघ के अध्यक्ष, इंडियन लिंग्विस्टिक पत्रिका के मुख्य संपादक तथा लिंग्विस्टिक सोसाइटी ऑफ इंडिया के फेलो रह चुके हैं। हमारे आज के दूसरे वक्ता डॉक्टर कृष्ण कुमार पांडे, आपने भाषा शिक्षण एवं हिंदी अध्ययन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उनके स्वागत हेतु मैं मंच पे आमंत्रित करना चाहूँगी डॉक्टर निशांत कुमार स्वामी जी को फ्रॉम राजस्थान यूनिवर्सिटी। डॉक्टर कृष्ण कुमार पांडे केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा में भाषा विज्ञान के सहायक प्रोफेसर हैं तथा वर्तमान में शिक्षा मंत्रालय की भारतीय भाषा समिति में अकादमिक समन्वयक के रूप में कार्यरत हैं। उन्होंने IIT रुड़की से 2020 में भाषा विज्ञान में PhD प्राप्त की। उसके शोध कार्य मुख्य क्षेत्र द्वितीय भाषा, अर्जन भाषा अधिगम तथा देवनागरी लिपि संबंधित अध्ययन है। हमारे अतिथियों का बहुत बहुत स्वागत। एक बार फिर से जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। इस सत्र को आप दिशा और बौद्धिक रूपरेखा प्रदान करने के लिए मैं आप सत्र को हमारे अध्यक्ष महोदय प्रोफेसर तनेजा को सौंपती हूं तथा उनसे अनुरोध करती हूं कि वे अपने संबोधन से सत्र की शुरुआत करें।
इस सत्र को जिनकी विद्वता से लाभ प्राप्त होने वाला है, ऐसे आदरणीय प्रोफेसर आर.सी. शर्मा जी विश्वविख्यात भाषा विज्ञानी हैं, प्रोफेसर कृष्ण कुमार पांडे जो उभरते हुए भाषा शास्त्री हैं, इन दोनों की विद्वता का, विशेषज्ञता का हमें लाभ प्राप्त होने वाला है। ऐसे में मैं स्वयं को तो एक जर्नलिस्ट मानता हूँ। जर्नलिस्ट का अर्थ है जिसे कुछ कुछ ज्ञान हर विषय में प्राप्त करना उसकी विवशता होती है। उस दृष्टि से ही मैं निवेदन कर रहा हूँ कि पहले सत्र में, आज के पहले सत्र में, जिसमें बीज वक्तव्य देने वाले और अध्यक्षता कर रहे दोनों ही अपने अपने विषय के आधिकारिक विद्वान थे, लब्ध प्रतिष्ठित विद्वान थे, वहीं से मैं बिंदु उठाते हुए ये निवेदन करना चाहूँगा कि भारतीय भाषा परिवार ये एक बहुत नया विषय है। एक एक शब्द को आप ध्यान से सुनेंगे। नया इसलिए कि लोग इस रूप में विद्वत गण भी नहीं सोचते। बहुत बड़ी एक कटु वास्तविकता है कि विश्वविद्यालयों में जो एकेडमिक्स है वो बहुत अर्थों में सत्ता से प्रभावित होती है। हमारे सभी विश्वविद्यालय जो आधुनिक युग में हैं वो कॉलोनियल रूलर्स द्वारा स्थापित किए गए थे और उन्होंने अपनी सांस्कृतिक चिंतन के आधार पर उनका सांस्कृतिक चिंतन खंड खंड में देखना है। वो इंडिविजुअल फ्रीडम जैसे एक बहुत लुभावने टर्म के आधार पर ये मानते हैं कि हर व्यक्ति अलग है और व्यक्ति में, समाज में, प्राणी प्राणी में, जीव अजीव में जो आधारभूत एकता है उसका दर्शन उनकी संस्कृति नहीं करती। भारतीय संस्कृति एकात्मता पर आधारित है। वी आर इन सर्च ऑफ कॉमनैलिटीज। हम आधारभूत एकता का दर्शन करते हैं और हमारे यहाँ ये भी माना गया है कि एकम सद विप्रा बहुधा वदंती। एक ही बात को लोग भिन्न भिन्न प्रकार से कहते हैं। आधारभूत बात एक ही होती है। यूनिवर्सल ट्रुथ एक है। भाषा अपने आप में एक इंस्ट्रूमेंट है और इंस्ट्रूमेंटैलिटी निर्जीवता से समानार्थी मानी जाती है। परंतु ये धारणा पश्चिम की अवधारणा है। हम ये मानते हैं कि भाषा और भाषा का एक एक शब्द और भाषा का व्याकरण सब उस देश की, उस स्थान की आधारभूत संस्कृति से प्रभावित होता है। इसलिए हम ये मानते हैं कि समस्त भारतीय भाषाओं में एक रूपता है, एक समानता है। इसलिए हम भाषा परिवार की भूली हुई अवधारणा को प्रतिपादित करते हैं।
एमबी इमैन्यू कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे लिंग्विस्टिक्स के। 2005 में उनका देहावसान हुआ और उन्होंने ये कहा है कि जो भारतीय लिंग्विस्टिक्स है, जो वेदों से उद्धृत है, वह भारतीय लिंग्विस्टिक्स वास्तव में यूरोपियन लिंग्विस्टिक्स की आधारशिला है। उसने ये नहीं कहा कि संस्कृत लिंग्विस्टिक्स, उसने ये नहीं कहा कि हिंदी लिंग्विस्टिक्स, उसका विचार देखिए, उसने कहा इंडियन लिंग्विस्टिक्स। यानी भारतीय भाषा एक है, भारतीय भाषा परिवार एक है। आप सब लोग ये जानते हैं, मुझे बहुत विस्तार से व्याख्या करने की आवश्यकता मैं नहीं समझ रहा। मैंने बताया है कि भाषा संस्कृति को व्यक्त करती है और जो बात वेदों में है वही थिरुवल्लुवर द्वारा रचित थिरुकुलर में है। वेद जहाँ एक और नैतिकता का शास्त्र है, वहीं दूसरी ओर पदार्थ ज्ञान का भी उच्च कोश है और वहीं से हमारी भाषा प्रारंभ होती है। हमारी समस्त भाषाओं में जो एक रूपता है, जो यूनिफॉर्मिटी है, उसको व्यू करना और उसके आधार पर पूरे राष्ट्र को एक मानना, ये हमारी संस्कृति है। हम पूरे राष्ट्र को भी एक नहीं मानते, हम तो वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा को लेकर चलते हैं, पूरी वसुधा को एक मानते हैं। ये मानते हैं यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे, जो मेरे पिंड में है वही पूरे ब्रह्मांड में है। इसलिए यह जो एकात्मता की भावना है, इसको हम हर जीवन के हर क्षेत्र में देखते हैं, भाषा में भी देखते हैं। आज के इस अवसर पर मैं जो विषय के आधिकारिक विद्वान हैं उनसे अनुरोध करता हूं कि अब वो अपने जिस फील्ड में उन्होंने प्रैक्टिस की है, उस फील्ड के आधार पर अपने ज्ञान से हमारे श्रोताओं को लाभान्वित करें, जिससे हमारे विश्वविद्यालयों में इस विचार को लेकर के भाषा विज्ञान के क्षेत्रों में शोध प्रोत्साहित हो सके। प्रत्येक वक्ता से मेरा अनुरोध है, पहले प्रोफेसर आरसी शर्मा जी से मेरा अनुरोध है कि वो 25 से 30 मिनट में अपना व्याख्यान सीमित करेंगे और उसके पश्चात अगले 20-25 मिनट में पांडे जी हैं और आगे के 20 मिनटों में आप लोग उनसे प्रश्न पूछ सकते हैं अपनी कौतूहलता के आधार पर, अपनी इनक्विजिटिवनेस के आधार पर। आपकी इनक्विजिटिवनेस अराइज हो, इसीलिए ये प्रोग्राम है। मैंने बताया कि विषय नया ज़रूर है। थैंक यू वेरी मच। प्रोफेसर आरसी शर्मा जी। आप सबको मेरा नमन। आदरणीय अध्यक्ष जी, वैसे तो मुझे संभावना नहीं थी कि किस माध्यम से बोलूँगा, तो मैंने सोचा शायद सभी भारत के कुछ ऐसे कोनों से भी होंगे जो हिंदी में नहीं समझ पाएंगे, तो मैंने अंग्रेजी में तैयार किया था। लेकिन मैं जिस माध्यम से आप चाहें मैं अपने विचार अभिव्यक्त कर सकता हूँ, हिंदी या अंग्रेजी या दोनों मिक्स। ओके। पाश्चात्य में 19वीं शताब्दी के अंदर एक विचारधारा पनपी कि तुलनात्मक अध्ययन के द्वारा हम भाषाओं के वंशानुक्रम के आधार पर उनके जो प्रोटोफॉर्म है, जो प्राग फॉर्म है, प्राग रूप है भाषा का, उसका कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। और कमोवेश रूप में वही विचारधारा उन्होंने
जब वो भारतीय संस्कृति को नष्ट करने में लगे थे, जब भारतीय भाषाओं को हे दिखाने में लगे थे, जब वर्नाकुलर एक्ट की संकल्पना हो रही थी, जब जो ज्ञान विज्ञान की परंपरा भाषा के माध्यम से हमारे यहाँ चली आ रही थी, जब भारतीय भाषाओं में किसी प्रकार का कोई दुराव नहीं था, जब दक्षिण से उत्तर और उत्तर से दक्षिण यात्राएं होती थीं, कार्य व्यापार होता था और कोई किसी तरह का कन्फ्लिक्ट भाषाओं में नहीं था। उनके सामने लक्ष्य था कैसे जो उपनिवेशवाद लाने वाले थे वो यहाँ की संपूर्ण संस्कृति को छिन्न भिन्न कर दें और ज्ञान विज्ञान की परंपरा को हटा दें। तो उन्होंने इसी तुलनात्मक अध्ययन का सहारा लेकर के यूजिंग द सेम कंपैरेटिव मेथड दे ट्राइड टू प्रिडिक्ट व्हाट इज़ द स्टेटस ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस एंड दे क्रिएटेड ए क्लिफ्ट बिटवीन लैंग्वेजेस। उन्होंने कहा कि ये द्रविड़ भाषा समूह है, ये आर्य भाषा समूह है, ये ऑस्ट्रो एशियाटिक है और ये तिब्बती बर्मन भाषा समूह है। मैं ये कहना चाहूँगा कि तुलनात्मक अध्ययन का जो आधार है वही अपने आप में अपुष्ट है। क्यों अपुष्ट है? क्योंकि सबसे पहले तुलनात्मक विधि का बहुत ज़्यादा बल है प्रोटोफॉर्म और वंशानुक्रम के को आधार बना करके अध्ययन करने का, जो कि हमारे बारे में ठीक नहीं, उचित नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमारे यहाँ जो कॉमनैलिटीज़ हैं, जो समानताएं हैं, उनको वो नहीं ले पाता। दूसरा, स्ट्रक्चरल बोरोइंग और जो कंटेक्ट फिनोमिना, भाषाएं जब एक दूसरे के संपर्क में आती हैं कैसे एक दूसरे को प्रभावित करती हैं, इसका भी कोई संकल्पना उनके ध्यान में नहीं है और कंपैरेटिव मेथड जो है उसको फेल करता है पूरी तरह से, वो उसको नहीं अप्रोच कर पाता। हमारे यहाँ जो सांस्कृतिक परंपरा है और जो सभ्यता की निरंतरता है उसको भी मूल्यांकन करने में कंपैरेटिव मेथड अक्षम है, वो उसको नहीं कर सकता। और सबसे जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि जो कंसेप्चुअल, जो हमारे प्रत्यय से संबंधित जो आधार हैं और जो कॉग्निटिव, जो उसका संज्ञान है पैरेलल, जो उसके समानांतर संज्ञान है, उसको भी वो कैप्चर नहीं कर सकता तुलनात्मक मेथड विधि जो है। तो ये भी एक उसकी अपुष्टता का परिचायक है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इसका हमारे यहाँ मल्टीलिंगुअलिज्म, बहुभाषिकता हमारी धरोहर है, बहुभाषिकता हमारी पोटेंशियल पावर है, हमारी शक्ति है, हमारी सामर्थ्य है। और ये आज से नहीं है, ये हजारों साल से भाषाओं के सह अस्तित्व के कारण जो संपर्क बने, जिस परिवेश में भाषाएं पनपी, उसमें ये स्वाभाविक ही था कि मल्टीलिंगुअलिज्म, बहुभाषिकता उसमें पनपे। तो बहुभाषिकता को भी जो उसका डायनामिज्म है वो कहीं भी किसी भी प्रकार से कंपैरेटिव मेथड उसको नहीं ले पाता। भारतीय भाषा परिवार कैसे एक सभ्यतागत निरंतरता को समाहित किए हुए है, इसके मैं कहना चाहूँगा, कुछ तथ्य आपके सामने रखूँगा। पहला है कि ये सभी भाषाएं एक सिविलाइजेशनल एकता में, सभ्यतागत एकता में अपनी विभिन्नता को बनाए हुए हैं। हमारे यहाँ जो लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी है वो हमें दिखाया गया कि ये हमारी वीकनेस है, हमारी अशक्ति है, लेकिन लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी हमारी पावर है। हमारे यहाँ जो इतनी संख्या भाषाओं की है, जितनी संसार के किसी भी कोने में नहीं है, तो दिस सिविलाइजेशनल यूनिटी एंड लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी इज़ ए वेरी इम्पॉर्टेंट फैक्ट ऑफ भारतीय भाषा परिवार। दूसरा,
मल्टी लैंग्वेज कोएग्जिस्टेंस, अनादिकाल से भाषाएं एक दूसरे के संसर्ग में रही हैं, एक दूसरे से संपर्क में रही हैं और उन्होंने एक दूसरे को प्रभावित किया है। यहाँ तक प्रभावित किया है कि कुछ भाषाएं तो ऐसे, उदाहरण के लिए मैं शाद्री भाषा का उदाहरण दूँ। शाद्री भाषा झारखंड और बिहार के कुछ हिस्सों में, उड़ीसा के कुछ हिस्सों में जो ऑस्ट्रो एशियाई परिवार के ट्राइबल्स हैं वो अपनी भाषाओं से अलग एक दूसरे के साथ संपर्क करने के लिए प्रयुक्त करते हैं। शाद्री आर्य भाषा है और प्रयोग करने वाले कौन हैं? ऑस्ट्रो एशियाटिक ट्राइबल्स हैं। तो ये नागामीज़ लें उदाहरण के लिए, हम जो नागामीज़ है, नागा डायलेक्ट्स के एलिमेंट्स को लेके बनाई हुई एक भाषा है जो कि आसामीज़ स्ट्रक्चर को लेकर के चलती है। आसामीज़ आर्य भाषा है और नागा ट्रिप्टोबर्मन परिवार से बिलोंग करती हैं। तो ये भी जो है एक उदाहरण है कि किस प्रकार से भाषाएं एक दूसरे को प्रभावित करती हैं और ये सब भाषाओं के सह अस्तित्व के कारण ही संभव हो पाता है। और जब भाषाएं सह अस्तित्व में होती हैं तो ये महत्वपूर्ण बात है कि उनमें संपर्क भी होता है और विसरण भी होता है, डिफ्यूजन भी होता है, कन्वर्जेंस भी होता है और इस कन्वर्जेंस से म्यूचुअल रिस्पेक्ट भाषाओं में आता है। इसी कारण से हमारे यहाँ कभी कोई कन्फ्लिक्ट भाषाओं में किसी प्रकार का नहीं रहा और म्यूचुअल रिस्पेक्ट और इम्पैक्ट भी एक दूसरे पर पड़ता है। बोरोइंग्स होती है, बोरोइंग्स में खासकर जो स्ट्रक्चरल बोरोइंग है, स्ट्रक्चरल बोरोइंग को तो कंपैरेटिव मेथड ले ही नहीं सकता। तो ये उसकी वीकनेस है कि स्ट्रक्चरल बोरोइंग को कंपैरेटिव मेथड इवेल्युएट नहीं कर पाता। इसलिए उनकी ये संकल्पना कि ये भाषा समूह अलग अलग परिवार हैं और इनका एक दूसरे से कोई संबंध किसी प्रकार का नहीं है, ये विच्छिन्न समूह हैं, ये अपने आप में एक भ्रांतिपूर्ण अवधारणा है और इसलिए इसको काटते हुए जो है भारतीय भाषा परिवार की संकल्पना और अवधारणा को फलीभूत किया गया है। निरंतरता की जहाँ बात है वो निरंतरता, कंटिन्यूटी अक्रॉस टाइम एंड स्पेस, हजारों साल से निरंतरता बनी हुई है और स्पेस में आप उत्तर से दक्षिण जाएंगे, दक्षिण से उत्तर जाएंगे, पूरब से पश्चिम जाएंगे, पश्चिम से पूरब जाएंगे तो आप पाएंगे कि कंटिन्यूटी बनी रहती है, आपस में लिंग्विस्टिक कोहेजन, कोई ब्रेक नहीं आता। ऐसा नहीं है जैसे यूरोप के छोटे छोटे मोनोलिंगुअल कंट्रीज़ हैं, फ्रांस है, फ्रांस की आइडेंटिटी, इटालियन इटली की आइडेंटिटी, स्पेन की आइडेंटिटी, छोटे छोटे लैंडमास, राष्ट्र और उनकी पहचान क्या है? वो भाषा है। हमारे यहाँ इतने बड़े भूभाग पर इतनी विभिन्नताओं होने के बावजूद भी जो समरसता दिखाई देती है संसार में, ऐसी समरसता कहीं नहीं है। ये भी इसलिए भारतीय भाषा परिवार की अवधारणा का एक मूल है। तो कंटिन्यूटी अक्रॉस टाइम एंड स्पेस में, स्पेस में कैसे होता है? उत्तर से जब दक्षिण की तरफ चलेंगे, मान लिया आप धारवाड़ जाते हैं तो धारवाड़ में वहाँ के निवासी कन्नड़ भाषा में भी उतने ही सक्षम होते हैं जितने कि सक्षम वो मराठी में होते हैं। धारवाड़ में जाएंगे वहाँ भी यही, बेलगावी में जाएंगे वहाँ भी इसी प्रकार से। और ये जो प्रक्रिया है ये पूरे भारतवर्ष में मिलती है, यानी कोई ब्रेक नहीं आता भाषा का। ऐसा नहीं है कि ये एक सीमा रेखा आ गई, इसके बाद इधर के जो निवासी हैं वो बिल्कुल ऐसी भाषा को समझ ही नहीं सकते जो कि पड़ोस में बोली जाती है। तो ये भी अपने आप में सिद्ध करता है कि भारतीय भाषा परिवार की संकल्पना एक बहुत ही सक्षम संकल्पना है, बहुत ही पावरफुल पोटेंशियल संकल्पना है जो हमारे सभ्यता को, हमारी संस्कृति को समाहित करती है। सभ्यतागत आधार क्या है? व्हाट इज द सिविलाइजेशनल बेसिस? वन, ए शेयर्ड सिविलाइजेशनल स्पेस। सभी का विकास इसी धरा पर, इसी भूभाग में, इसी व्यापक क्षेत्र में हुआ है और इसलिए जो सिविलाइजेशनल स्पेस है वो सभी भाषाओं को समान रूप से मिली है। और इसको नर्चर किसने किया है?
हमारे दर्शन ने किया है, हमारे स्पिरिचुअलिज्म ने किया है, हमारे सोशल वैल्यूज़ ने किया है, जिसकी परंपराएं भाषाओं को पूरी तरह से रिच बनाती रही हैं, उसको सुदृढ़ करती रही हैं। भारतीय भाषा परिवार की जो भाषाएं हैं वो इसी स्पेस में, जिस स्पेस की हम चर्चा कर रहे हैं, जिस क्षेत्र की हम चर्चा कर रहे हैं, इसी क्षेत्र में फली बड़ी हुई, विकसित हुई, समृद्ध हुई और एक दूसरे को प्रभावित किया। ऐसा संभव होने के कारण जो सभ्यतागत अनुभव है वो भी हमारी साझी विरासत है। इट इज़ आवर कॉमन हेरिटेज, कॉमन conceptual and semantic core and ideas such as karma, bhakti and moksha and sanskar, all of these have contributed to strengthen this civilizational unity of भारतीय भाषाएं। कल्चरल संस्कृति केवल उससे भाषा जुड़ी हुई नहीं है, संस्कृति की संवाहक भी है, और ये चीज़ वेस्ट में नहीं मिलती। और इसके अलावा जो उनका मूल आधार है वो सिर्फ जीनियोलॉजी है, वंशानुक्रम है। हमारे यहाँ तो जो भाषाएं हैं वो एक दूसरे के संसर्ग में, एक दूसरे के साथ उसी संदर्भ में, सांस्कृतिक संदर्भ में, उन्हीं सांस्कृतिक मूल्यों के साथ चल रही हैं, विकसित हो रही हैं और एक दूसरे को प्रभावित कर रही हैं, जिस कारण से कंटैक्ट और कन्वर्जेंस, और जब कन्वर्जेंस होगा, जो विसरण होगा, विसरण में नए प्रारूप उभरते हैं, नई ग्रामेटिकल एलिमेंट्स भी ऐसे हैं जो द्रविड़ भाषा से आर्य भाषा में आए हैं, रिटोफ्लेक्स साउंड्स हैं जो द्रविड़ भाषा से भारतीय आर्य भाषाओं में आई हैं। इसी प्रकार और बहुत सारे जो हमारे यहाँ की जो टिबटी बर्मी भाषाएं हैं उनकी भी ऐसी विशेषताएं हैं जो संसार के दूसरे टिबटी बर्मन ग्रुप से बिल्कुल पूरी तरह से भिन्न हैं। कहने का अभिप्राय ये है कि ये सभी भाषाएं एक दूसरे के कांटेक्ट में आती हैं और एक दूसरे को प्रभावित करती हैं। मल्टीलिंगुअलिज्म की मैंने पहले ही चर्चा की कि मल्टीलिंगुअलिज्म हमारी ताकत है। क्योंकि मल्टीलिंगुअलिज्म, बहुभाषिकता हमारे लिए एक स्वाभाविक प्रक्रिया का अंग है। मल्टीलिंगुअलिज्म हमारे यहाँ भारत में जितने लोग बहुभाषिक हैं, संसार के किसी भी भूभाग में उतने बहुभाषिक नहीं हैं। इसीलिए हमारा पर्सपेक्टिव संसार को देखने का अलग है। मैं मान लिया 5 या 6 भाषाओं को अच्छी तरह बोल पाता हूँ, तो मुझे ये पर्सपेक्टिव प्राप्त है कि इस भाषा के अंदर यथार्थ को व्यक्त करने के लिए इन व्याकरणिक कोटियों की ज़रूरत है, दूसरी भाषा में इन व्याकरणिक कोटियों की ज़रूरत है। मुझे ये आभास है कि भाषा एक में जब मैं अपनी अभिव्यक्ति करता हूँ तो उसमें एनिमेट क्या है, इनएनिमेट क्या है, सजीव क्या है, निर्जीव क्या है, क्या यथार्थ को इन 2 कोटियों में बांटा गया है, ये सब भाषा के आधार पर होता है और संभव है। तो जब हमारा जो मल्टीलिंगुअलिज्म होने से जो ताकत हमारे पास है, जिसको छिन्न भिन्न किया गया उपनिवेशवाद के दौरान जो है, वो ताकत हमारी सदियों से चली आ रही थी। हमें उसका आभास नहीं था, लेकिन हम उसका प्रयोग करते थे। और यही कारण था कि मल्टीलिंगुअलिज्म जो स्ट्रेंथ है हमारी, उसको पहचानते हुए उन्होंने कहा कि नहीं, ये तो आपकी वीकनेस है, ये तो आपकी अशक्ति है। मल्टीलिंगुअलिज्म आपकी वीकनेस है और जितनी अधिक भाषाएं आपके पास हैं ये भी आपकी वीकनेस है। जो हमारी ताकत थी उसको उन्होंने हमारी अक्षमता सिद्ध करने का प्रयास किया, ताकि हम जो ये भाषाएं संवाहक हैं संस्कृति की, जो ये भाषाएं संवाहक हैं सभ्यता की, उससे हमें विमुख किया जा सके। और हमारा ज्ञान विज्ञान और हमारे यहाँ संसार में भाषा के अध्ययन के लिए, ये भी एक विचित्र बात है कि भाषा अध्ययन के लिए हमारे यहाँ सिर्फ भाषा विज्ञान ही नहीं है, व्याकरण ही नहीं है। व्याकरण कमोबेश रूप में भाषा विज्ञान का प्रारूप है। भाषा को दर्शन शास्त्र में भी अध्ययन किया जाता है, भाषा को न्याय शास्त्र में भी अध्ययन किया जाता है।
पूरे एक सर्वांग रूप से भाषा का अध्ययन, भाषा को चिंतन मनन से जोड़ना, भाषा को चेतना से जोड़ना, ये भारतवर्ष में ही है, ये कहीं नहीं है किसी प्रकार से। इसलिए उनके जो टेक्निकल टूल्स हैं, जो मेथड्स थे, जिसके आधार पर उन्होंने हमें तोड़ने की कोशिश की, हमें अपनी जो सांस्कृतिक धरोहर थी उससे विच्छिन्न करने का प्रयास किया, वो कभी भी उसमें सफल नहीं हो सके। केवल समय का थोड़ा लंबा अंतराल रहा कि अब हम उसके प्रति सजीव हुए हैं और हम जो हमारी सांस्कृतिक टॉलरेंस भी है, कल्चरल टॉलरेंस भाषाओं में दिखाई देती है हमारा। इसीलिए और ट्रांसलेशन भी इसीलिए संभव अधिक है। हमारी भारतीय भाषा परिवार की एक भाषा से दूसरी भाषा में अनुवाद होना, रचना का रचनांतरण कर पाना बहुत ही स्वाभाविक प्रक्रिया का अंग है और ये होता रहा है। हमारे यहाँ तो नरेटिव्स कॉमन हैं, मेटाफर कॉमन हैं, रूपक कॉमन है, अलंकार व्यंजना उसी प्रकार से मिलेगी। आप कल्पना कीजिए कि हम आदर सम्मान कैसे प्रकट करते हैं, वो प्राय सभी भाषाओं में उसी प्रकार परिलक्षित होता है, उसी प्रकार दिखाई देता है। और ये सिद्ध करता है कि हमारे यहाँ जो है म्यूचुअल इंटेलिजिबिलिटी भाषाओं में, यानी जो पारस्परिक सामंजस्य और समझ है वो क्यों अधिक है, ये इसी कारण से है क्योंकि हम सदियों से एक ही संदर्भ में एक दूसरे के साथ रहते आए हैं और ये हमारी स्वाभाविक प्रक्रिया का एक सनातन प्रक्रिया है जो चली आ रही है हमारे पास। भारतीय भाषा परिवार एक कोरी कल्पना नहीं है। भारतीय भाषा परिवार एक यथार्थ पर आधारित संकल्पना है। भारतीय भाषा परिवार उस जीवंत एकता का परिचायक है जो भाषाओं में दिखाई देती है। हम उसको जानबूझ के नकारें वो अलग बात है, वरना यदि राजनीतिक हस्तक्षेप अलग कर दें आप, तो कभी भी भारतीय भाषाओं में किसी प्रकार का कोई कठिनाई, कोई दुराव कहीं भी दिखाई नहीं देता। हमारे जो विश्वविद्यालय थे उनमें शिक्षा ग्रहण करने के लिए छात्र पता नहीं किस किस भाग से आते थे, भारत से तो आते ही थे, भारत के बाहर से भी आते थे और यहाँ शिक्षा ग्रहण करते थे। तो कभी कोई भाषा का कष्ट किसी प्रकार का नहीं हुआ। और जो हमारे संबंध हैं भाषाओं के, वो सांस्कृतिक संदर्भों के अतिरिक्त जो है फंक्शनल संबंध भी भाषा के साथ रहे हैं। हमारी जो मेमोरी है, कलेक्टिव मेमोरी, जो हमारी पूरी सभ्यता की जो स्मृति है, उसको बनाने में हमारे भाषा परिवार का बहुत बड़ा योगदान रहा है। इसीलिए हमारे सुख दुख के जो अनुभव हैं, जो हमारे अनुभूत सत्य हैं, आप यदि साहित्य का अध्ययन करेंगे तो साहित्य के अध्ययन की परंपरा में भी आपको उसी प्रकार से दिखाई देगा जिस प्रकार से दूसरी अन्य भाषाओं में दिखाई देता है। तो हमारा जो संसार की परिकल्पना है, जो यथार्थ के प्रतिवेदन की संकल्पना है, वो सब समान है। और इसीलिए हम जो है एक ऐसा लिविंग लिंग्विस्टिक इकोसिस्टम हमारे पास है आज, जिससे हमारे जो परंपराएं हैं अक्षुण्ण रूप से बनी हुई हैं और चली आ रही हैं। और ये हमारे सभ्यता से जुड़े हुए ज्ञान का, सभ्यता की निरंतरता का संरक्षक भी है। केवल संवाहक नहीं है, संरक्षक भी है। उसने उसको बना के रखा हुआ है। हमारे बहुत से शास्त्रों की जो परिकल्पना है वो इन्हीं बातों से जुड़ी हुई है। जैसे अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए फोनेटिक्स का आविष्कार हुआ कि हम परंपरा को बनाएं और वो उस प्रकार से चले। मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। केवल 3 बिंदु और सामने रखना चाहूँगा आपके, कि ये जो सह अस्तित्व है भाषाओं का, इसमें प्लूरलिज्म, बहुलता और सांस्कृतिक जो कोएग्जिस्टेंस है वो निरंतर उसके
द्वारा चला आ रहा है। और ये हमारे जो सैक्रेड, जो पवित्र जो सिंथेसिस है, यानी हमारा जो हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, भले ही हमारे कुछ विश्वास अलग अलग हों, वो सब उसमें पूरी तरह से दिखाई देते हैं। और ये सीमलेस इंटीग्रेशन करता है उसको, भाषा की परंपरा में सीमलेस इंटीग्रेशन करता है। हमारे रिचुअल, हमारा पब्लिक बिहेवियर, हमारा साहित्य और हमारी फ़िलासफ़ी इसका उदाहरण है। सिविलाइजेशनल वैल्यूज़ जिस प्रकार हम सबको प्राप्त हैं, वो भी सब भाषाओं के संबंध के कारण ही है। और ये सब एक आवश्यकता है। मैं समझता हूँ कि आने वाले समय में ये पुरजोर रूप से नेशनल इंटीग्रेशन का भी माध्यम होगा और रहा है। हमारे राष्ट्र की संकल्पना, वो जो मोनोलिंगुअल स्टेट्स हैं छोटी छोटी, उनके राष्ट्र की संकल्पना से बहुत व्यापक है। हमारे अनुभवों को व्यक्त करने की जो कलाएं हैं हमारे पास में, उन सब में बहुत समानताएं हैं और ये सब भाषा के कारण ही संभव है। मैं समझता हूँ कि मल्टीलिंगुअलिज्म एंड लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी नो डाउट represent the most potential weapons that we have in India in contrast to other places in the world. Thank you very much. आप कोई पूछना चाहें, क्योंकि मैंने संक्षेप किया है, मेरा बड़ा वो था, और संक्षेप भी फिर मैंने हाँ आज धन्यवाद ज़्यादा प्रोफेसर शर्मा जी। जिस प्रकार से आपने अपने गूढ़ ज्ञान को यहाँ सरल शब्दों में व्यक्त किया, मैं प्रोफेसर कृष्ण कुमार पांडे जी से अनुरोध करूँगा कि वो अपना विचार व्यक्त करें। मंच पर उपस्थित प्रोफेसर नरेंद्र तनेजा जी, प्रोफेसर आरसी शर्मा जी, हमारे भारतीय भाषा समिति के मार्गदर्शक चमू कृष्ण शास्त्री जी, सर राजू जी एवं सभी विद्वज्जन, इस जो आज हम जिस विषय पर चर्चा कर रहे हैं भारतीय भाषा परिवार, तो इसको मैं एक फ्रेमवर्क के रूप में एड्रेस करना चाहता हूँ। तो इसकी शुरुआत में एक छोटी सी कहानी से करना चाहता हूँ, क्योंकि भारत में जैसे शास्त्रों का रहा है एक दौर, एक मेथड, जैसे एक प्रक्रिया रही है, वैसे एक कथाओं का भी एक बहुत अच्छा और एक समृद्ध परंपरा रही है, जिसमें जातक कथाएं आती है, पंचतंत्र की आती है। तो किसी समय में करीब मान लीजिए 200 साल पहले एक व्यक्ति एक घोड़े पर सवार होकर कहीं जा रहा था। तो उसके मित्रों ने पूछा कि कहाँ जा रहे हो? तो जो व्यक्ति घोड़े पर सवार था उसने कहा कि मुझे क्या पता, ये घोड़ा जानता है। तो सभी आश्चर्यचकित हुए कि ऐसा कैसे हो सकता है, आप कहीं जाते हैं तो आपको पता होता है, घोड़ा कैसे कहीं जा सकता है? तो उस घुड़सवार ने कहा कि ये घोड़ा बहुत अकड़ू है, ये मैं पहले इसको बाज़ार की तरफ ले जाता था तो ये घाट की तरफ जाता है, तो मुझे इसने कई बार परेशान भी किया है और लज्जित भी किया है। तो अब मैं ऐसा करता हूँ कि घर से निकलता हूँ, घोड़े पर सवार हो जाता हूँ और मैं घोड़े से कहता हूँ कि चल, जहाँ तू जाएगा मुझे वहीं जाना है। तो भाषा विज्ञान के क्षेत्र में भी 200 साल पहले लगभग ऐसा ही होने लगा। जब अंग्रेज आए तो वो वही घोड़े बन गए, जब वो भारतीय भाषा परिवार और बाकी चीज़ों की जो संकल्पना वो करने लगे। और वो भारतीय, वो जो घुड़सवार था, भाषा वैज्ञानिक थे, वो घुड़सवार बन गए। तो अंग्रेज जिस जिस दिशा में भारतीय भाषाओं के वर्गीकरण को लेके जाने लगे, जैसी जैसी दृष्टि बनाने लगे, भारत के भाषा वैज्ञानिक उसको मानने लगे, क्योंकि उनके बस में था नहीं, हम गुलाम हो चुके थे। तो वो घोड़ा जहाँ जहाँ गया, जिस क्षेत्र में गया, उसने कहा कि ये आर्य भाषा परिवार का क्षेत्र है, तो वो हम सभी ने मान लिया कि ये आर्य भाषा परिवार का क्षेत्र है। वो घोड़ा दक्षिण की तरफ चला गया तो हमने मान लिया कि ये द्रविड़ का परिवार है। पूर्वोत्तर की तरफ गया तो तिब्बतो बर्मन, ऑस्ट्रो एशियाटिक। वो घोड़ा भारत से भी बाहर गया, वो ईरान की तरफ गया तो इंडो ईरानियन बनता गया, वो जहाँ जहाँ गया। तो यही लगभग एक बहुत बड़े कालखंड में ऐसी ही परिस्थिति थी। तो जब
अंग्रेज भारत में आए थे तो आते ही भारत गुलाम नहीं हुआ था। एक बहुत लंबी प्रक्रिया के तहत जो हमारा उपनिवेशीकरण जो हुआ है वो हुआ। तो शुरुआत का जो दौर था लगभग 100 से 150 साल का, वो कॉलोनाइजेशन का था, औपनिवेशीकरण का। तो वो एक प्रक्रिया थी। 1857 के बाद हम देखते हैं कि वो जो कॉलोनाइजेशन का दौर है वो कॉलोनियलिज्म में बदल चुका है, एक वाद में बदल चुका है। तो वाद का अर्थ अब यह था कि आपकी वास्तविकता कुछ और हुआ करती थी, पर अब यह आपकी वास्तविकता है। अब वो प्रक्रिया समाप्त हो चुकी है। अब आप अपने अस्तित्व को, अपने वर्गीकरण को, अपने अस्मिता को, अपने पहचान को अब आप इसी रूप में मानेंगे। और वो एक बहुत लंबे समय तक चला। लेकिन जो कॉलोनियलिज्म का, जो उपनिवेशवाद का दौर था, उसी समय में डीकोलोनाइजेशन की भी प्रक्रिया प्रारंभ हो गई थी। और जितने वर्षों का पुराना हमारा कॉलोनाइजेशन की प्रक्रिया है, डीकोलोनाइजेशन भी लगभग उतना ही पुराना है। दयानंद सरस्वती का आप दौर देख ले, आर्य समाज का, ब्रह्म समाज का, ये सारी ये जो प्रक्रियाएं थी, ये एक अंग्रेजों के आने के बाद से हमारे भी भारतीय मनस में ये विचार उत्पन्न होने लगे थे। एक राहुल सागर है, उनकी एक पुस्तक है रेजिंग फॉलन पीपल, उसमें उन्होंने ढूंढने का प्रयास किया। उनका जो शोध है वो बताता है कि 18वीं शताब्दी में, 19वीं शताब्दी में आखिर भारतीय किन विषयों पर बात कर रहे थे। और हमें प्रमाण मिलते हैं कि शिक्षा पर भी हमारे विचार उभर रहे थे। भारतीय यह तो मान चुके थे कि दुनिया एक तरीके से बदल रही है या बदल चुकी है, और एक ऐसा दौर आ चुका है जिसमें चीज़ों को पुनर्परिभाषित करने की ज़रूरत है, सहेजने की ज़रूरत है, निर्माण करने की ज़रूरत है। तो उस समय हमारे यहाँ ऐसा नहीं था कि लोग केवल धर्म के ऊपर बात कर रहे थे, वो शिक्षा की भी बात कर रहे थे, वो प्रशासन की भी बात कर रहे थे, वो न्याय की भी बात कर रहे थे, वो तकनीक की भी बात कर रहे थे, वो राज्य की बात कर रहे थे, वो हर एक क्षेत्रों में बात कर रहे थे। तो जब हमारे यहाँ कॉलोनाइजेशन का दौर चल रहा था, डीकोलोनाइजेशन भी साथ साथ था। जब कॉलोनियलिज्म का दौर आया तो तब तक हमारे यहाँ गांधी जैसे व्यक्ति थे, सावरकर जैसे व्यक्ति थे, विवेकानंद थे, दयानंद सरस्वती थे, अरविंदो थे। ये भी अपने विचार साथ में गढ़ रहे थे। क्योंकि भारत का एक बहुत बड़ा जनमानस है, ऐसा कहा जाता है कि वो कभी उस तरीके से गुलाम हुआ भी नहीं, और हम 100% कभी गुलाम रहे भी नहीं, हम एक संघर्ष के दौर में रहे। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात ये है कि 1947 के बाद क्या हुआ। तो जो इस विषय में शोध करते हैं उनका मानना है कि हम कॉलोनियलिज्म से कॉलोनियलिटी में आ गए। तो यहाँ पर जो वाद था वो एक भाववाचक संज्ञा बन गया। आप अगर देखेंगे, अगर हिंदी व्याकरण की दृष्टि से आप अगर शब्दों को देखें तो मित्र एक संज्ञा शब्द है, और सामान्य वो व्यक्ति जातिवाचक संज्ञा है। अगर आप उसमें ता प्रत्यय लगा देते हैं तो वो भाववाचक बन जाता है। तो ये जो औपनिवेशिकता थी, ये जो उपनिवेशवाद था, वो औपनिवेशिकता में बदल गया। और भाववाचक संज्ञा का मतलब होता है कि आप हर समय उसके प्रति सजग नहीं होते हैं। जैसे आपसे कोई पूछे कि मित्रता क्या है, तो आपके लिए बताना कठिन होगा, पर आप हमेशा उसकी अवस्था में जरूर होते हैं। तो ये औपनिवेशिकता जो थी वो हमें उस अवस्था में खींच ले गई, जहाँ जैसे अब हम कहते हैं कि अंग्रेजी के लिए हमारे पास कोई विकल्प नहीं है। तो ये 3 दौर थे। अब हमें ये निर्धारित करना है कि जो भारत का डीकोलोनाइजेशन होगा वो कितने चरणों में होगा, क्योंकि हम 3 चरण देख चुके हैं हमारी गुलामी के, कॉलोनाइजेशन, कॉलोनियलिज्म, कॉलोनियलिटी। अब हमें अभी तय ये नहीं है कि हमारे कितने चरण होंगे डीकोलोनाइजेशन के, हम किन चरणों में हैं, पर ये भी एक सतत प्रक्रिया होगी। एक बार में भी नहीं होगी, कई बार में होगी, और उसका स्वरूप भी कई सारा होगा। अब मैं वापस आता हूँ, ये जो भाषा परिवार की जो संकल्पना है, जब ये 1786, सबको पता है कि विलियम जोन्स थे, वो जब अंग्रेज आए तो उन्हें कई चीज़ें आश्चर्यचकित कर रही थी। ऐसा नहीं था कि वो ऐसी मनोदशा में थे कि वो केवल भारत को गलत तरीके से ही देख रहे थे। कई ऐसी चीज़ें थी जो उन्हें भी आश्चर्यचकित कर रही थी। उसमें से एक था भाषाएं। क्योंकि विलियम जोन्स ग्रीक जानते थे, लैटिन जानते थे, जब वो संस्कृत पे उनकी दृष्टि पड़ी तो उन्हें लगा कि इन 3 भाषाओं में उन्हें कई समानताएं दिख रही है। तो वो बड़े आश्चर्यचकित हुए कि ऐसा कैसे हो सकता है कि एक सभ्यता जो यहाँ से हजारों मील की दूरी पर है, जिसका कभी सीधा संबंध ऐसा नहीं रहा, अलेक्जेंडर के बाद उस तरह के संपर्क नहीं मिलते हैं, पर ये भाषाएं बहुत सुनिश्चित रूप में उनको एक जैसी प्रतीत होने लगी। उन्होंने अध्ययन प्रारंभ किया, और जो आधार बनता है, जैसे अभी शर्मा सर ने भी बात की, जीनियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, तो
जो ये संकल्पनाएं हैं भाषा परिवार की पश्चिम के दृष्टिकोण से, इसका मूल है, जो आधार है वो जीनियोलॉजिकल, आनुवांशिकता। लेकिन इसमें वो क्या पिलर्स थे, वो क्या बिंदु थे जहाँ से वो ये मान बैठे कि ग्रीक, लैटिन, संस्कृत ये सभी एक प्रकार की भाषा है। तो उनको जब वो भाषाओं की जब तुलना कर रहे थे, सर ने कंपैरेटिव स्टडीज़ की बात की, सबसे ज़्यादा उनका ध्यान गया शब्दों में ध्वनियों की संरचना के ऊपर, क्योंकि शब्द जो है भाषा विज्ञान के क्षेत्र में एक बहुत बड़ी इकाई है। शब्द के भीतर बहुत कुछ घट रहा होता है और कई सदियों से वो घट रहा होता है, एक लंबे अंतराल से। तो एक शब्द की जो संरचना है वो बहुत मामूली नहीं होती। तो व्याकरण के नियमों के परे जाकर, व्याकरण का मतलब कि वाक्य के स्तर के जो व्याकरण के नियम थे उसके परे जाकर उन्होंने देखने का प्रयास किया कि ग्रीक, लैटिन और बाद की जो रोमांस लैंग्वेजेस है या जर्मैनिक लैंग्वेजेस है और जो भारत की जो भाषा है जैसे संस्कृत हो गई, और इनमें ध्वनियों की समानता मिल रही है कुछ विशेष स्थानों पर। अगर प अगर ध्वनि ले या फ अगर ध्वनि ले तो वो शब्द में जिस स्थान पर ग्रीक में आ रहा है उसी स्थान पर संस्कृत में आ रहा है। पर सबसे ज़्यादा उनको जो चीज़ आश्चर्यचकित कर रही थी वो ये कर रही थी कि ये ध्वनि बदल कैसे रहे थे। जैसे अगर ग्रीक में लैटिन से जो अंग्रेजी का विकास हुआ है, मतलब जर्मनिक है बीच में और वहाँ से फिर अंग्रेजी आई है, तो अगर प की ध्वनि अगर फ में बदल रही है बाद की भाषाओं में, अगर पाटेर फादर बन रहा है, तो ये भी उनको बहुत ज़्यादा एक इसमें एक तारतम्यता दिखी, एक पैटर्न उभरने लगा। और ये उनकी जो जिन भाषाओं पर उनकी दृष्टि पड़ी, अवेस्तन बीच में आई और इसके कई चरण उनको मालूम चलने लगे। फिर उन्होंने ये देखा इर्रेगुलरिटीज़। जैसे हम भाषा विज्ञान जब करते हैं तो अगर एक छोटा बच्चा है वो अगर भाषा सीख रहा होता है तो वो 2 साल की अवस्था में, पहली साल की अवस्था में भाषा उस रूप में नहीं बोलता जिस रूप में हम बोलते हैं। तो वो जो लैंग्वेज एक्विजिशन, भाषा अर्जन की जो प्रक्रिया होती है उसमें कई ऐसे बिंदु आते हैं जहाँ पर भाषा अपने उस स्वरूप में नहीं, मानक स्वरूप में नहीं है, उसमें बहुत सारी गलतियाँ होती है, लेकिन हम उन्हीं गलतियों का अध्ययन करके और उस सीखने की प्रक्रिया की एक वैज्ञानिक संकल्पना को समझ पाते हैं। तो ये इर्रेगुलरिटीज़ जो थी जो भाषा के बदलाव में, तो इसको भी उन्होंने समझा कि ये भाषा जो बदल भी रही है इसमें जो इर्रेगुलर पैटर्न्स आ रहे हैं लेकिन उसमें भी एक रेगुलरिटी है एक सबस्ट्रक्चरल लेवल पे। लेकिन इस बीच क्या हुआ कि बहुत ऐसी चीज़ें थी जो और साक्ष्य के रूप में उभर रही थी, और वो जो साक्ष्य थे क्योंकि उनके पीछे एक प्योरिटी का एक कॉन्सेप्ट जो था वो बहुत ज़्यादा हावी था, और वो जो शुद्धता की जो संकल्पना थी वो नस्लीय थी, और नस्ल जो था वो बाद में भाषा से भी जुड़ गया। तो जो अलग प्रकार के साक्ष्य आ रहे थे वो उसको दबाते जा रहे थे। वो कह रहे थे कि भाषा का स्वरूप या भाषा का जो अस्तित्व है वो इन आधारों पर नहीं हो सकता। तो सबसे पहला जो एक आधार बना वो था जेनेटिक, अनुवांशिक रूप से। इसलिए उन्होंने आर्य भाषाओं को, जैसे इंडो आर्यन एक फैमिली बनी, फिर ईरानियन भाषा परिवार के साथ उन्होंने उसको जोड़ा तो इंडो आर्यन एक सुपर स्ट्रक्चर बना। इंडो ईरानियन के साथ फिर यूरोप की भाषाओं को उन्होंने देखना प्रारंभ किया, इंडो यूरोपियन बन गया, फिर प्रोटो बन गया। हैरान करने वाली ये बात है कि प्रोटो के लिए आज तक कोई भी हमारे पास एविडेंसेस नहीं है, साक्ष्य नहीं है, वो कंजेक्चर है। मतलब एक साइंस में एक थियरी होती है साइंस ऑफ डिडक्शन, मतलब जब आप चीज़ों को लेते हैं, एविडेंसेस को डिड्यूस करते हैं तो लास्ट में कोई बहुत ही अगर एब्सर्ड भी रिजल्ट हो लेकिन आपको मानना पड़ता है क्योंकि प्रोबेबिलिटी उसकी बहुत ज़्यादा है। तो जब वो इस तरह के अनुसंधान कर रहे थे, इन पैटर्नों को निकाल रहे थे, तो उनको वो चीज़ें दिखने लगी थी। लेकिन साथ में 2 प्रकार के और भाषा की जो संरचना थी वो 2 प्रकारों से और प्रभावित हो रही थी। एक थी एरियल और एक थी टाइपोलॉजिकल। तो उन्होंने कहा कि नहीं, भाषा की एक बहुत ही शुद्ध अवस्था होती है और हमें उसी, अगर भाषा को समझना है तो उसी शुद्ध अवस्था पर पहुंचना होगा और वो जीनियोलॉजिकल होगी, एरियल या टाइपोलॉजिकल नहीं होगी। एरियल का मतलब ये होता है कि एक क्षेत्र में किस प्रकार की भाषाएं आ रही है। जैसे आप बिहार में जाएंगे तो आपको वहाँ पर मगही मिलेगी, मैथिली मिलेगी, भोजपुरी मिलेगी, अंगिका मिलेगी, बज्जिका मिलेगी। अब ये एक क्षेत्र में निवास करने वाली भाषाएं हैं तो उनके बीच भी बहुत सारा आदान प्रदान होता है। तो 2 संकल्पनाएं यहाँ पे उभरती है, एक है कॉग्नेट की और एक है बोरोइंग की।
बोरोइंग मतलब आदान प्रदान। जैसे अभी हम अंग्रेजी में बहुत सारे शब्द हिंदी के मिला लेते हैं, लेकिन ये बोरोइंग है, मतलब आज की दृष्टि से जीनियोलॉजिकल भी है एक अलग पायदान पर। तो उन्होंने कहा कि नहीं, वो हम जीनियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन मतलब ध्वनियों के और उनकी जो मूल संरचना थी उसके आधार पर अगर हमें ये शब्द साम्य मिलता है तो हम इसे मानेंगे। अगर बाद में अगर किसी भाषा ने किसी भाषा से इसे आयात कर लिया है, निर्यात कर लिया है, उधार ले लिया है, तो हम इसे नहीं मानेंगे। तो ये जो एरियल फीचर्स थे लैंग्वेजेस के, उसको उन्होंने पूरा नकार दिया। तीसरा जो पायदान है इसका वो है टाइपोलॉजिकल। टाइपोलॉजिकल कहता है कि मान लीजिए भारतीय भाषाओं में प्रीपोजिशन नहीं होता है, भारतीय भाषाओं में पोस्टपोजिशंस होते हैं, परसर्ग होता है, कारक होता है। अब अगर किसी भाषा में प्रीपोजिशन ना हो के पोस्टपोजिशन होगी तो उस भाषा में कुछ विशेष प्रकार की संरचनाएं होंगी। अब ऐसा संभव है कि दो भाषाएं जो एक दूसरे से हजारों मील की दूरी पर हो, पर अगर उनमें ये खूबियां होंगी तो उनमें कुछ साक्ष्य और साम्य उभरने लगेंगे। तो उन्होंने कहा कि हम इसको भी एकता का प्रमाण नहीं मान सकते हैं। तो इन दोनों को उन्होंने नकार दिया। अब नकारने के बाद जो वो फिर जिस मॉडल पे पहुंचे शुरू में, वो एक था प्रिस्क्रिप्टिव मॉडल। तो जो कंपैरेटिव फिलोलॉजी का एक दौर हुआ जहाँ पर भाषाओं का बहुत अधिक मात्रा में, मतलब औद्योगिक क्रांति का भी दौर था, तो उद्योग के स्तर पर भाषाओं की तुलना होने लगी थी। तो उन्होंने प्रिस्क्रिप्टिव मॉडल फॉर लिंग्विस्टिक्स एंड लैंग्वेजेस उन्होंने दिया दुनिया को। बताया कि भाषा में यही स्वरूप हो सकता है, भाषा का यही स्वरूप व्यवहारित है और ये शुद्ध है। वहाँ से फिर हम 60 के दशक में आते हैं। 60-70 के दशक में भी यूरोप में कभी वो एक स्तर पर नहीं रहे। शुरुआत के दशक में उनको फर्दिनांद दी सॉस्योर मिलते हैं, जिन्हें फादर ऑफ मॉडर्न लिंग्विस्टिक्स कहा जाता है। भाषा विज्ञान के सभी व्यक्ति जानते हैं कि उनका जो शोध था वो संस्कृत पे था, नाम संधि पे, उन्होंने जेनेटिव पे काम किया था। और वहाँ से उनके छात्रों ने फिर उनके लेक्चर्स को रिकॉर्ड किया। वहाँ से फिर एक जो कंपैरेटिव फिलोलॉजी था वो स्ट्रक्चरल लिंग्विस्टिक्स में बदल गया। तो ये एक दौर था जिस तरह का उनके यहाँ भाषा को समझने की एक प्रक्रिया जो थी वो बदल रही थी, और मेथडोलॉजी भी। तो जो प्रिस्क्रिप्टिव मॉडल जो कॉलोनियल लिंग्विस्ट ने औपनिवेशीकरण के समय जो पूरी दुनिया को दिया या पूरी दुनिया की भाषाओं पर थोपा, बाद में वो डिस्क्रिप्टिव बन गया। अब डिस्क्रिप्टिव का मतलब ये है कि हम ये नहीं बताएंगे कि भाषा का शुद्ध रूप क्या है, लेकिन हम उसका वर्णन जरूर करेंगे। और ये उसी प्रक्रिया से निकला हुआ ये एक जो मेथडोलॉजी था। तो भाषा विज्ञान में होड़ मच गई। हम सभी कहने लगे कि भाषा का कोई शुद्ध रूप नहीं होता, भाषा का जो भी रूप है वो उसी का शुद्ध रूप है। भाषा अनेक रूपों में व्यवहरित होती है। डिस्क्रिप्टिव एक वो बन गया, लेकिन उसके मूल जो तत्व थे वो फिर भी हमें वापस उसी दौर में लेके जा रहे थे जब वो जीनियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पे आ रहे थे। इन्हीं सब में अगर हम भारतीय ज्ञान परंपरा को देखें, जो इंडियन लिंग्विस्टिक ट्रेडिशन है, सर ने भी बात की थी कि भारत में उन्होंने इंडियन लिंग्विस्टिक्स कहा, संस्कृत लिंग्विस्टिक्स नहीं कहा। तो भारतीय जो शिक्षा विज्ञान, भाषा विज्ञान की जो परंपरा थी वो डेरिवेटिव थी। जैसे जो पाणिनि का मॉडल है, पाणिनि क्या करते हैं, पाणिनि सूत्र बताते हैं कि भाषा के, संस्कृत के ये सूत्र हैं। लेकिन वो सूत्र क्या हैं? अब वो सूत्र आपको ये नहीं कहते कि संस्कृत में ये सूत्र होता है। वो ये कह रहे हैं कि अगर ये सूत्र दो ध्वनियों के बीच में, दो शब्दों के बीच में, दो वाक्यों के बीच में, दो उक्तियों के बीच में अगर लागू होता है तो आप शब्द निर्माण, ध्वनि निर्माण, वाक्य निर्माण, संदर्भ निर्माण आप कर सकते हैं। तो उन्होंने रूल्स आइडेंटिफाई किए थे। जो संस्कृत को हम कहते हैं कि वो इतनी उसमें क्षमता है, वो आज के संदर्भ में भी वैज्ञानिक हो सकती है, वो वैज्ञानिकता उसके डेरिवेशनल एस्पेक्ट से आती है। जैसे इसको समझना बहुत आसान है, उपसर्ग और अगर आप प्रत्यय ले ले तो आपके पास चुनिंदा उपसर्ग है, चुनिंदा प्रत्यय है, लेकिन जो जातिवाचक संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, विशेषण है, क्रियाएं हैं, आप इन उपसर्गों को, प्रत्ययों को आप लगाते जाइए और आपको नए नए शब्द मिलते जाएंगे। उन्होंने शब्द के स्तर पर, ध्वनि के स्तर पर, हर एक स्तर पर 4000 सूत्र उन्होंने ढूंढे थे। इसलिए संस्कृत जो व्यक्ति 200 साल पहले, 500 साल पहले, 2000 साल पहले जब बोल रहा था, तो अगर उसके सामने कोई नया संदर्भ उत्पन्न होता था तो उसको शब्दों की कमी नहीं पड़ती थी, क्योंकि वहाँ पर ये डेरिवेशनल रूल्स आ जाते थे। जैसे मान लीजिए एक शब्द लेते हैं छात्र, और छात्र में हम छात्र के एक एब्स्ट्रैक्ट नोशन की तरफ, उसकी अवस्था की तरफ बात करना चाहते हैं।
तो लेकिन हमारे पास जैसे चाइल्डहुड है, बचपन है, वैसे छात्र के उस अवस्था को दिखाने के लिए हिंदी में कोई शब्द नहीं है। लेकिन हम उसमें ता अगर प्रत्यय लगाए, जैसे मित्र में लगाते हैं मित्रता हो जाता है, पात्र में लगाते हैं पात्रता होता है, छात्र में लगाएं तो छात्रता हो जाएगा। अब संस्कृत के नियम ये कहते हैं कि अगर संधि के या वहाँ पे उपसर्ग या प्रत्यय के नियम काम कर रहे हैं तो ये नया बना हुआ शब्द शास्त्रोचित है, शास्त्र के हिसाब से उचित है। वहाँ पर अगर वहाँ स्वर संधि हो रही है, व्यंजन संधि हो रही है, जो भी हो रहा है, नियम अगर ये लग रहे हैं जो पाणिनि ने जो रूल्स दिए थे, हिंदी में वो प्रक्रिया बाधित होती है। और उसके पीछे ये जो औपनिवेशीकरण था उसने ये क्योंकि वो शुरू में प्रिस्क्रिप्टिव फॉर्म लेके आए, बोले कि नहीं अगर छात्रता अगर तुम्हारे यहाँ अभी तक शब्द नहीं है तो अभी नहीं बनेगा, कैसे तुम लगा रहे हो। फिर डिस्क्रिप्टिव में आपको कहीं मिलता ही नहीं है कि वर्णन, आप जब डिस्क्रिप्टिव मतलब विवरणों में जाते हैं भाषाओं के तो आपको वो पदचिन्ह भाषा के दिखते नहीं है, तो आप कहते हैं कि नहीं हमारी भाषा तो इस रास्ते गई नहीं है तो अब जा भी नहीं सकती है। लेकिन पाणिनियन मॉडल पे आप जाएंगे तो छात्रता एक बहुत उपयोगी और एक स्पष्ट शब्द है, व्याकरण सम्मत शब्द है। तो ये पाणिनियन मॉडल एक था उसमें। तो ये जब हमारे यहाँ ये जब परिस्थिति होने लगी, इन्होंने जब जीनियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पे जाते हैं तो उन्होंने ये कहा, अनुवांशिक जब वो भाषाओं की गणना करते हैं तो वो कहते हैं कि एक तो ध्वनि एक इसका आधार बन गया, जहाँ पर आप देख रहे हैं कि वो किस प्रकार से दो भाषाओं में या दो शब्दों में आ रहे हैं, उनमें बदलाव किस प्रकार से हो रहे हैं। उसके अलावा उस भाषा में जो शब्दावली है कुछ खास चिन्हों पर, जैसे बॉडी पार्ट्स जो शरीर के अंग है, तो उनका मत था कि पूरी दुनिया में एक खास प्रकार की शब्दावली है वो जो हर भाषा के हर भाषा में वो होंगे ही उस प्रकार के शब्द। उसमें से जो शब्द का प्रकार था, एक था बॉडी पार्ट्स का, कि हर भाषा में आँख के लिए, बाल के लिए, हाथ के लिए तो शब्द होंगे ही, कोई भी भाषा इन शब्दों के विहीन नहीं होगी। दूसरा था रिश्ते नातों के शब्द, कि माँ पिता जो खून से संबंधित शब्द हैं, वो किनशिप टर्मिनोलॉजी वो तो उसमें होगी ही, वो उसे आयातित करने की आवश्यकता नहीं है, वो किसी दूसरे भाषा से उसको आयात नहीं करेगा, बोरो नहीं करेगा। तीसरा था संख्या, भले ही उसके यहाँ अरब खरब की संकल्पना ना हो पर 1 2 3 4 की तो बुनियादी संकल्पना होगी ही। उसके अलावा था नेचुरल एलिमेंट्स का, जो प्राकृतिक तत्व हमारे आसपास है, जैसे पानी, तो दुनिया की हर भाषा में पानी के लिए अपना शब्द तो एक किसी न किसी प्रकार से होगा ही। इसके अलावा वो जब शब्दों को आयात करेगा तो वो दूसरे प्रकार के शब्दों को आयात करेगा, इन खास विशेष प्रकार के शब्दों को अपनी भाषा में आयात नहीं करेगा। जैसे टेक्नोलॉजी के लिए, तकनीकी के लिए, तो तकनीक जैसे मान लीजिए कुल्हाड़ी आपने बनाया, तो कुल्हाड़ी एक औजार है, तो ज़रूरी नहीं कि आपकी सभ्यता में कुल्हाड़ी प्रयोग में होती हो, कोई दूसरा औजार भी हो सकता है। तो इस प्रकार के शब्द जो हैं वो दूसरी भाषाओं से आयातित किए जा सकते हैं, आप उधार ले सकते हैं, वो आपके कॉग्नेट्स नहीं होंगे, अनुवंश ये आपके अनुवांशिकी के वो घटक नहीं होंगे। और फिर कुछ उसके मॉर्फोलॉजिकल भी थे, मतलब कि वाक्यों में किस शब्दों में किस शब्द की जो व्युत्पत्ति है और फिर उसके जो प्रकार है वो किस प्रकार से बदल रहे हैं। लेकिन इसमें और ये सारे जो नियम थे उन्होंने भारतीय भाषाओं पर भी लगा दिए। अब भारतीय भाषा परिवार क्या कह रहा है कि भारतीय भाषाओं को आप इस रूप में ही नहीं समझ सकते हैं, ये अधूरी मेथडोलॉजी है। जो इंडो आर्यन, द्रविडियन, ये जो वर्गीकरण भाषाओं का हुआ है, मूलतः इसके पीछे एक मेथडोलॉजी है, एक प्रक्रिया है। भारतीय भाषा परिवार उस प्रक्रिया पर चोट कर रहा है, वो कह रहा है कि वो प्रक्रिया अधूरी है। उनके जो निष्कर्ष है वो किस खास संदर्भों में सही हो सकते हैं, लेकिन जब आप अन्य एलिमेंट्स को, अन्य तत्वों को उसमें अगर आप मिलाने लगते हैं तो हमारे जो निष्कर्ष है वो बदलने लगते हैं। शास्त्री सर ने अपने सेशन में कहा था कि भारत में भाषाओं के बीच संघर्ष कभी नहीं रहा, लेकिन ऐसा भी दौर कभी नहीं रहा जब भाषाएं संपर्क में ना रहीं। तो भारतीय भाषाएं हमेशा से संपर्क में भी रही हैं। और ये जो इंडो आर्यन और द्रविडियन जो संकल्पना है, ऑस्ट्रो एशियाटिक तिब्बतो बर्मन, इसने क्या किया है, पिछले 4000, 5000, 6000 साल का जो हमारा इतिहास है उसमें जो भाषाओं की संरचना रही है उसको दरकिनार कर दिया है। उनका एक ही मत है कि आपको एक शुद्धतावादी रूप में, जब भाषा कहीं से भी किसी भी प्रकार का उस पर आक्षेप नहीं हो रहा था, मिलावट नहीं हो रही थी, वो अनअलॉयड फॉर्म में था, हमें वहीं पहुंचना है और वही भाषा की एक समझ हो सकती है।
हमें भारतीय भाषा परिवार में क्या करना है कि अपने पैरामीटर्स, अपने डोमेन्स बदलने हैं। जैसे भाषा को समझे कैसे, तो भाषा को समझने के लिए धर्म एक आधार हो सकता है, क्योंकि हमारा जो धर्म है वो बहुत पुराना है। अब रिलीजन में ये नहीं है कि आपको मतलब धार्मिक होना पड़ेगा, आपको धर्म की प्रकृति समझनी पड़ेगी। जैसे हमारी जो धार्मिकता है वो बहुभाषी है। आप अगर मध्यकाल को भी ले ले तो मध्यकाल का पूरा जो भक्ति मूवमेंट रहा है, भक्ति आंदोलन, वो बहुभाषी है। कोई नहीं कह सकता कि जो भक्ति काल का मूवमेंट था वो किसी एक भाषा में हुआ। भावना एक ही थी, लेकिन असम में शंकर देव थे, असमिया में वो बात कह रहे थे। तुकाराम आपके महाराष्ट्र में थे, उसके बाद आपके ब्रज में सूरदास थे, अवधी में गोस्वामी तुलसीदास थे। आप दक्षिण भारत में चले जाइए तो आप जहाँ सुब्रमण्यम भारती, मतलब भारत का जो भक्ति आंदोलन है वो बहुभाषी है। आप गुरु ग्रंथ साहिब को देखते हैं, एक ही ग्रंथ में कई भाषाओं से शब्द लिए गए हैं, भाव लिए गए हैं, वाक्य लिए गए हैं, पद लिए गए हैं। तो कभी भी भाषा के रूप में ऐसा नहीं रहा। बुद्ध को अगर आप देखें, अगर आप 2000 साल 2500 साल पहले जाना चाहते हैं तो बुद्ध ने पाली का प्रयोग किया, महावीर ने प्राकृत का प्रयोग किया है। नालंदा में अगर आप देखें तो वहाँ पर नागार्जुन है। नालंदा में सर ने भी चर्चा की, हमारे जो शैक्षणिक संस्थान थे वो बहुभाषी थे, तो शिक्षा का कभी भी एक प्रकार नहीं होता था। नालंदा की, अभी नालंदा पे एक बहुत अच्छी भी किताब आई है अभय कुमार की, नालंदा करके ही है वो, उसका नाम ही है। उसमें वो बताते हैं कि एक ही प्रांगण में संस्कृत का भी प्रयोग हो रहा है। जो श्रवण थे, बौद्ध थे, वो संस्कृत का भी प्रयोग कर रहे हैं, प्राकृत का भी प्रयोग कर रहे हैं, पाली का भी प्रयोग कर रहे हैं। बाकी के जो अपभ्रंश काल की जो भाषाएं थी उनका भी प्रयोग हो रहा था। कहने का मतलब है कि हर एक काल में संस्कृत का जो देव भाषा का काल है, अगर आप उस काल में भी जाएंगे तो आपको केवल एक भाषा नहीं मिलेगी। तमिल भी आपको मिलती है, तेलुगु का भी 2000-3000 साल पुराना इतिहास मिलता है, ये उससे पहले भी जाती है चीज़ें। जो पश्चिम के लोग हैं वो क्या करते हैं कि उनका जो फ्रेमवर्क है वो आदि से अंत तक है, मतलब उनको एक बिगिनिंग पे पहुंचना है, एक एंड पे पहुंचना है। इसीलिए वो हिस्ट्री के बाद प्री हिस्टोरिक हो जाता है, और प्री हिस्टोरिक चीज़ों को वो अपनी गणना में लाते नहीं हैं। इसीलिए वो इंडस वैली सिविलाइजेशन जो एक इतना बड़ा व्यापक क्षेत्र है उसको भारतीय भाषाओं से बिल्कुल काट कर अलग रख दिया है। कहा है कि नहीं, इसका तो प्रभाव इंडो आर्यन, संस्कृत और ये जो इस प्रकार की भाषा है इस पर पढ़ ही नहीं सकता है। दूसरा एक जो बहुत बड़ा क्षेत्र उन्होंने छोड़ दिया वो है लिपियों का। उन्होंने ये तो बता दिया कि द्रविडियन एक अलग लैंग्वेज फैमिली है, इंडो आर्यन एक अलग लैंग्वेज फैमिली है, पर उन्होंने ये नहीं बताया कि तमिल की जो लिपि है और देवनागरी जो लिपि है ये एक ही ब्राह्मी से ही इनकी व्युत्पत्ति है। ब्राह्मी लिपि से ही गुप्ता और ग्रंथा दो क्षेत्र बने। और सबसे मज़ेदार बात ये है कि ब्राह्मी से निकली हुई लिपियां क्यों दक्षिण के क्षेत्र में ज़्यादा सर्कुलर होने लगी, वृत्ताकार में, और हमारे यहाँ वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल होने लगी। उसमें नमी और जिन चीज़ों पर वो लिखते थे, जैसे जिस तरह के पत्र वो जिन पत्तों पर वो लिख रहे हैं और जिस पर नमी है, छोटी छोटी चीज़ों ने इतिहास को बदला है। पर जो इंस्क्रिप्शंस हमें मिलते हैं, जो शिलालेख मिलते हैं, लिपि का जो प्रकार मिलता है, उसमें ये स्पष्ट है कि ब्राह्मी लिपि से ही भारत की सभी लिपियां निकली हैं। खरोष्ठी लिपि का भी एक काल रहा है, शारदा लिपि भी रही है, अलग अलग लिपि, भारत में कई लिपियां रही है इस प्रकार से। लेकिन जो दक्षिण की जो प्रमुख लिपियां हैं और उत्तर की जो प्रमुख लिपियां हैं ये ब्राह्मी से ही निकली है। इसके अलावा तिब्बत की जो लिपियां हैं, भूटान की जो लिपियां हैं, साउथ ईस्ट एशिया की जो लिपियां हैं, वो भी ब्राह्मी से ही निकली हुई मानी जाती है। यहाँ तक कुछ शोधार्थियों का ये कहना है कि जापान की जो हंगुल है या हीरागाना का जो सिलेबिक उनका स्ट्रक्चर है उस पर ब्राह्मी का प्रभाव है। मतलब हर स्क्रिप्ट का जो एक कुछ फंडामेंटल फीचर्स होते हैं, साउंड सिंबल करस्पॉन्डेंस किस रूप में हो रहा है, ध्वनि जो है वो चिन्हों के साथ किस प्रकार का संबंध बना रही है, तो उसमें हम वहाँ, और उसके पीछे बुद्ध धर्म भी है, क्योंकि बुद्ध धर्म भारत से हर जगह, मतलब साउथ ईस्ट एशिया और इन देशों में गया, तो लिपियाँ भी गई, लेखन के प्रकार और लेखन की संकल्पना, उसकी नियमावली, उसकी संरचनाएं, सारी चीज़ें यहाँ पर गई थी। तो जब भारतीय भाषाओं का वर्गीकरण ये पश्चिमी लोग कर रहे थे तो उन्होंने अपनी सुविधानुसार जो जो तथ्य उनको अपनी श्रेष्ठता, शुद्धता के अनुकूल नहीं प्रतीत हुए, उसको उन्होंने साफ साफ अलग हटाकर रख दिया। हम भारतीय भाषा परिवार के माध्यम से क्या करने का प्रयास कर रहे हैं, एक तो इसको फ्रेमवर्क में लाने के लिए कि फ्रेमवर्क में आ जाए। इस फ्रेमवर्क में आने के बाद हमारा काम क्या है कि हम कैटेगरीज़ को रिक्लेम करेंगे। हम ये देखेंगे कि क्या ये जो कैटेगरी है क्या वो सही है
क्या उस रूप में भाषा को समझा जा सकता है? क्योंकि जब हम अपने शैक्षणिक 2000 साल पहले के अगर नालंदा को, तक्षशिला को देखें तो भाषाओं की संकल्पना वहाँ काम नहीं करती है। जब हम अपने कॉस्मोपॉलिटन बनारस को देखें, नासिक को देखें, पुणे को देखें, जब इन क्षेत्रों को देखते हैं, इन शहरों में जब हम देखते हैं, जब हम अपने धर्म को देखते हैं, जब अपने राज्य की जो प्रशासनिक जो गतिविधियाँ थी, तो उसमें भाषाओं का जो संदर्भ या जो जिस प्रकार से हम अभी सोचते हैं, जो अवधारणा है, वो वहाँ नहीं मिलती है। दूसरा है टेक्सोनॉमीज़ हमें बदलनी होंगी। जो शब्दावली है, जैसे हम अभी भी इंडो आर्यन, द्रविडियन, तिब्बतो बर्मन या फिर एरियल, टाइपोलॉजिकल, ये सारी शब्दावली वो उनकी बनाई हुई है। हमें नई शब्दावलियों को भी बनाना होगा, नए नए क्लासिफिकेशंस करने होंगे। हमें बाइनरी से बचना होगा, द्वैत का जहाँ भी आता है, जैसे इंडो आर्यन, द्रविडियन, तुरंत हम इस भाग में आने लगते हैं। तो इस बाइनरी से भी हमें बाहर निकलने की ज़रूरत होगी। दो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो भारत की भाषाओं पर होने वाले शोध की दशा और दिशा तय करेंगे। सर ने भी उसकी बात की है। एक है कॉन्टिन्यूटी, एक है कनेक्टेडनेस। भारत की भाषाएं निरंतरता में कैसी रही हैं, 2000 साल पहले किसी भाषा का क्या स्वरूप था और किन किन कालखंडों में वो कैसे कैसे बदलता गया, लेकिन उसकी निरंतरता बहुत ज़रूरी है। और वो निरंतरता आपको एक ऐसे छोर पे ले जाके छोड़ देगी जहाँ पर फिर आपको साक्ष्य मिलने बंद हो जाएंगे। तो हमें वहाँ पर अभी वहाँ हमें पहुँचना है और फिर निर्णय लेना है कि जहाँ पे हमारे साक्ष्य हमारा साथ छोड़ते हैं तो फिर आगे की हम घटनाओं को कैसे देखें। उसके साथ ही यह आपस में किस प्रकार से कनेक्टेड थी, इनमें संपर्क किस प्रकार से था। तो भारतीय भाषाओं का आधार कंटिन्यूटी और कनेक्टेडनेस, इन दो चीज़ों पर आधारित होगा। तो मैं अपनी बात को यहीं पर समाप्त करता हूँ। आप सभी का सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू प्रोफेसर पांडे। अब ये सेशन ओपन है, जिनको भी इसमें कोई जिज्ञासा हो वो आगे आ सकते हैं और विद्वान वक्तागण रेस्पॉन्ड करेंगे। If there are any questions, please we can move forward. Yeah. Can you please quickly come forward and be a little bit louder? It's on. Okay. Greetings to all the dignitaries present here. Myself Smriti. I am an undergrad student from Hindu College. So my question for Professor R.S. Sharma sir. Sir, in your remarks you highlighted how multilingualism and strengthens the national integration, which reflects the seamless nature of our civilizational continuum. At the same time, in the recent developments, we have heard certain states from the southern part of our India talks about limiting the teaching of Hindi language. So this sometimes creates a practical challenge like we face in our own universities. Like when students come from southern states to North India, it becomes very difficult for them to survive, because we have seen my friends going back even after coming into such a wonderful reputed college. They, because of such a language barrier, they get back to their own native places. I just want to ask, how as a young citizens we understand such tensions within the larger idea of Indian linguistic unity. Also, what's our role we can perform while ensuring the linguistic diversity continues to function as a unifying civilizational bridge rather than becoming a source of division? You are right. As I pointed out earlier, political interference has to be kept aside. If you remove that, then there is no problem, because languages grow in their own way and they come into contact with each other, they shape their destiny and so on, number one. Number two, every language for linguists is as important as any other language can be. It's not the question that, the Schedule 8 languages, they are spoken by 96.6 or 7% of the population, and remaining languages around 99
are spoken by rest, around little more than 3% of the population. For us, every language is as an efficient medium of communication as any other language can be. And NEP 2020 has already created a space where languages can grow, languages can shape the destiny of the learners and so on. And remember one more thing, cognitive development is always better in mother language, in the home language, which the child or anyone goes further. As a psycholinguist, as a cognitive psycholinguist, I would urge upon you to keep in mind that there is no replacement of mother tongue. Nowhere. So that is, and if we leave the people shape their destiny by interactions. Delhi University has always been providing a kind of atmosphere where you speak languages and continue, or chalta hai, that kind of attitude, and they understand, they learn. Look at the children, small children. When they mix up in the schools, they start learning many words from the other language, spoken by the fellow beings. The problems start only when we find that politicians try to intervene. They try to shape they try to garner their interest, on the basis of the language. So language becomes the victim. It's not the speakers, it's the language which is becoming the victim. If I can speak Marathi, I know I will have an impact on the Marathi speakers, when I'm trying to share my ideas. If I speak Punjabi, which I do, then I can make an outreach to Punjabi speakers very well. It's not necessary that you learn n number of languages. The moment you decide to learn at least one more language, I'm sure you will find your perspective being broadened there. You will try to understand things, For example, why in French table is feminine? In Hindi it could be masculine as well as feminine. Why in Malayali or Koluvi there is a three-way gender distinction, topi, topa, topi, topu, kurta, kurti, kurtu. It's there consistently happening there. Why this Kinori, which belongs to Tipto-Burman group, when the students come here, they speak Hindi so fluently. I consider them as, and by the way, Hindi has grown to be Hindi was always a link language. Hindi does not belong to any particular area. What you speak here is not Hindi. What you speak in Banaras is Bhojpuri, not Hindi. What you speak further, this way. So Hindi was by nature a kind of, lingua franca. And as such, but it has empowered a majority of the population, and that's the reality. If we try to view things from a different from another perspective, then the problems arise. So I'm sure there will be no difficulty at all. But even then, we have to have a focus on mother tongue. Mother tongue. See, look at, I was 3 years professor in South Korea, a small monolingual country. Up to 1980, it was one of the poorest countries in South Asia, Southeast Asia, rather entire Asia. Do you know now how many patents they file? Far more than the number of patents filed by Indians. We have been using English. Because we have to broaden our cognition, our perspective of looking at the things. The moment we bring in Indian languages, I am sure it would increase our sharpness in to think and also to articulate that thinking. This is the idea. Thank you, sir. Anybody else would like to ask any question? Or else I have one question for Dr. Pandey. So you're talking about loan words and borrowed words. So I wish to ask that how do you see the relationship between the Indian linguistic tradition and the contemporary Indian writers?
contemporary Indian writers in what context? Means how they borrow these words? Yes, sir. I mean, the kind of language they're using, I mean, are you fully justified or you have some opinion on that? Or because there is no full essence also, I guess. I mean, we have read a lot of critics. Speaking of English writing, Yes, sir. As Writing an in English English, literature you know, student, I had this you question. have we can isolate it as a part of Bharatiya Bhasha Parivar, the kind of thinking. You see Mulk Rajanand, R.K. Narayan and so on and so forth, you know. So this is a kind of parallel trend which has been going on. So that's our own literature. That's why I often argue that why should we include Shakespeare in our syllabus? Why can't we have Indian literature in English is Indian literature? You know, so the kind of language we use, English we use is our English. It's not the British English or American English. India is number 2 in the world as far as the publications are concerned. We are just next to United States of America. So that's our power. If we want to use that power, we know, and Indian economy is going to contribute far more, you know, in this direction. So Indian literature needs to be translated in other languages also, and I hope it will find mention. It's happening, there. so I think, yeah. It's happening on a wider perspective now. So how I look at it as that has always been the case. So if you look at Kabir, for example, so Kabir has used all kinds of words, terminologies. Also, if in your linguistic environment, if there are words from all disciplines, all languages, so your subconscious actually catches those things and it normalizes. It makes those terms as your own terms. So what happens that if you have one term in one particular language, for example in Awadhi, and then you have another term in Bhojpuri, so what your subconscious will do is that it will make it as a synonym. So your brain will start thinking both the terms as synonyms. And then your subconscious will pull all those terms. Also, if you start looking at your readership, so that also tells that if you have to go to multiple areas, so if you are putting those terms into that, so it will increase the readership also. Another thing is that if you look at Sanskrit, for example, what has Sanskrit done to Hindi? Hindi has borrowed, means Hindi has automatically adopted or borrowed so many words from Sanskrit. Now look at a word, for example, Kshetra. So it's a Tatsam word. In Hindi we have two traditions, Tatsam word and Tadbhav words. Tatsam means that which has come from Sanskrit, means which has retained its own shape and features. And Tadbhav means that which has evolved from it. Now you look at Kshetra particularly. So the Kshetra is the Tatsam word and Khet is the Tadbhav word. But we do not use Kshetra at those positions where we use Khet. Now Khet means field and Kshetra means an area. So an area is used through multiple kinds. So this borrowing, it happens, it's not just that we borrow words to replace the existing words, but it also encourages us or it enriches languages. So Indian writers have always used these terminologies and these terms from multiple ways. Also, if your character belongs to a particular area and if those areas are neighboring, and because we have so much linguistic diversity, so it's obvious that within your linguistic framework or within your writing habits, you will do such things. So this Tatsam and Tadbhav terminology means we have stopped using Tatsam words in Hindi because of this very bizarre this allegation of Sanskritization of Hindi. I'm totally against of it. Means Sanskrit belongs to Hindi, so it is very obvious that we will have all such words. So and this is just one case where means, and we have so many instances where the Tatsam word operates in so many domains, and then we have the same origin words from the same origin which operates, and it enriches languages. So yeah, so writers have always done this and they must continue doing it, and in Hindi literature we see it particularly. Yes. Thank you, sir. Though being the learner and the teacher of English literature, I have a lot of queries, but then I'm glad I have the numbers of the resource person sitting on stage. Maybe I'll trouble you a bit later on that, sir, that how peacefully all the languages can coexist in academia. Right, so coming in the last segment of today's session, I may now invite our chair
for the closing remarks. Though it was a very specialized type of the topic that we have deliberated upon, but certainly the message is very clear, and that is that from the point of view of intellectual discourse, the differentiation among different languages being spoken in India can be traced. And it is very easy. As a matter of fact, it is the hallmark of intellectualism. Indian society has been and still continue to involve with intellectualism. Our quest for rationalization is so heightened that we cannot be the part of a prescriptive society. We are not a regimented society. We pursue intellectualism, we are rational, and the proof of that rationality is the multiplicity of languages. But certainly, it need not be confused that language reflects a culture, and therefore this multiplicity of languages is a reflection of multiplicity of cultures. No, it is not that. The basic culture is one. And this is not me speaking. This is, as I had already hinted to that extent, even the Western scholars have pointed out to this effect that the basic unity of Indian culture is that he writes every Hindu. And I say, when I use the word term Hindu, I mean, and this is what he also meant, Emmanuel, everyone whose ancestors were born in India, they were in India as Hindus, they are all Hindus. And all those Hindus seek salvation of the soul. When they seek salvation of the soul, the basic mission of their life is emancipation of the soul. And in their pursuit of emancipation of their soul, in their effort towards spiritual upliftment, they may use any sort of words based on their own cognitive skills, based on their own cognition. This was the freedom granted to Indian society in this land by our rishis. Therefore, the multiplicity of languages, but the commonalities abound, have to be remembered. And therefore, the concept of Bharatiya Bhasha Parivar. Not only, I must tell you who Emmanuel was. He was the president of American Oriental Society, and in delivering that address, presidential address, in 1955, he said that this society need not to be reminded
that the Western linguistics of today's world is drawing its genial origin from the language of Indian millennia of Indian society, that is the language of the Vedas of more than 2000 years ago. This is what he said. So what we have to do is that we are inheriting a linguistic system which developed the so-called modern languages of England and Europe. Thank you all. Thank you, sir, for synthesizing the diverse perspective presented today and guiding us towards deeper reflection. So every meaningful dialogue deserves an equally meaningful expression of gratitude. Today's session has not only explored the structural and historical dimensions of Indian languages, but has also foregrounded their philosophical and epistemic significance. The idea of a civilizational continuum challenges us to rethink language beyond policy and pedagogy, to see it as a dynamic archive of knowledge systems. The insight shared by our Honorable Days, our chair, Professor Taneja, and esteemed speakers, Professor Sharma and Dr. Pandey, have deepened our understanding and opened new avenues for research and dialogue. May this conversation continue beyond this hall, in classrooms, research, and public discourse. Thank you for being a part of this meaningful dialogue. Thank you so much. I request all of you all to please gather here for a group photograph. Jyoti ma'am.